Hello, hi, namaste. My name is Ashama Gupta, and today we are going to start lecture number 5 of D and F block elements. So आज की क्लास में बेटा हम पोटाशियम पर मैग्नेट स्टार्ट करेंगे, विच इज एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, मेनली डी ब्लॉक का. सो उससे पहले एक दो ट्रेंड्स हमारे रह गए हैं, उसको कवर करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी पोटाशियम पर मैग्नेट, द फर्स्ट कंपाउंड. सो लास्ट क्लास के अंदर एक बार फटाफट से क्विक रिविजन कर लेते हैं. तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ट्रेंड्स ही करे थे, राइट. हमने जो ट्रेंड्स करे थे वो एक तो हमने करा था ई नॉट वैल्यू का फ्रॉम M3 प्लस से M2 प्लस की वैल्यूज का, जिसमें हमने बोला था अगेन जो ट्रेंड था वो इरेगुलर था. स्कैंडियम 3 प्लस से 2 प्लस के लिए जो वैल्यू थी वो काफी ज्यादा लो थी, बट जिंक 3 प्लस से 2 प्लस या मैग्नीज 3 प्लस से 2 प्लस की वैल्यू काफी ज्यादा हाई थी, क्योंकि वहां पे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी काफी 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 ज्यादा हाई आता है. उसके बाद एक ही ट्रेंड हमने जो था वो बहुत ज्यादा डिटेल में करा था, दैट वाज दी ट्रेंड्स इन दी स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स. यहां पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करे थे, राइट. आपको मैंने काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर कराए थे कि कॉपर +1 और 2+ में 2+ एक्वस ज्यादा स्टेबल होता है. इसके अलावा हमने करा था कि Cu2I2 जो होता है, Cu2I2 जो होता है, कॉपर 2 आयोडाइड जो होता है, दैट इज नॉट नोन. फिर हमने करा था कि फ्लोरीन के केस में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड्स में क्यों स्टेबल होती है, बिकॉज ऑफ ईदर लैटिस एनर्जी टर्म और बॉन्ड एनर्जी टर्म. फिर हमने करा था कि ऑक्साइड्स में ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज होता है एज कंपेयर टू फ्लोराइड. सो दैट वाज बिकॉज ऑफ द सुपीरियोरिटी कि जो ऑक्सीजन है वो मेटल के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेता है, जबकि फ्लोराइड्स में ऐसा नहीं हो रहा होता. फिर हमने क्वेश्चन करा था कि फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स में क्यों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज होता है. तो दैट इज बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और मेटल को जो भी पॉसिबल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं. एक क्वेश्चन और जो यहाँ से आता था, दैट वाज MnF7 जो होता है वो अनस्टेबल होता है, बट Mn2O7 स्टेबल होता है, वो भी हमने कर लिया था. और उसके बाद हमने मतलब काफी क्वेश्चंस की हमने लास्ट क्लास के अंदर प्रैक्टिस करी थी. वी डिड अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. सो आज की क्लास में हम पहले एक दो ट्रेंड्स और छोटे मोटे से बचे हैं उसको कवर करेंगे. फिर सिर्फ KMnO4 ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि KMnO4 इटसेल्फ बहुत ज्यादा है. फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल कवर दी अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच इज पोटेशियम डाइक्रोमेट. साइड बाय साइड सिल्वर नाइट्रेट भी करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि फिलहाल के कुछ सालों में सिल्वर नाइट्रेट से क्वेश्चन नहीं दिखा है एज सच. ठीक है, उसके बाद आपका बस लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स बचेगा. तो आई थिंक आज की क्लास 3 क्लास में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा. सो मतलब इस वीक में विल रैप अप दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट वीक से विल स्टार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कह रहे हो बहुत खुशी सी हो रही है, मुझे भी खुशी हो रही है. सो केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई नॉट वैल्यूज की, ऑल्दो हम ई नॉट वैल्यूज डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी को फटाफट से एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे. पहले हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं. तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं बेटा, इनमें केमिकल रिएक्टिविटी में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है. सो दे वेरी वाइडली इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी. सो जो फर्स्ट सीरीज के ट्रांजिशन मेटल्स थे, फर्स्ट सीरीज कौन सी थी हमारी? 3D सीरीज, यानी स्कैंडियम से लेकर कहां तक था? जिंक तक था. सो हम बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट सीरीज है, जो 3D सीरीज के मेटल्स होते हैं, कॉपर को छोड़कर बेटा सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं, एंड दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोलर H+. अब ये 1 मोलर H+ की बात क्या है? 1 मोलर मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी 1 मोलर. H+ का मतलब है कमिंग फ्रॉम द एसिड, इट कैन बी HCl, इट कैन बी H2SO4. सो कॉपर को छोड़कर, जैसे कि मैं पहले एग्जांपल देती हूं, मान लो अगर मेरे पास जिंक मेटल है, तो ये 3D सीरीज का मेटल है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक में. तो कॉपर को छोड़कर, एक्सेप्शन इज कॉपर, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है,
तो जो 3D सीरीज के मेटल्स होते हैं, जब हम इनका रिएक्शन 1 मोलर एसिड के साथ 1 मोलर H+ के साथ कराते हैं, तो मैं ये H+ आयन ले रही हूँ बेटा, ये HCl से हो सकता है, H2SO4 से हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा जिंक 2+ में। मान लो अगर यहाँ पर HCl होता है ना, मैं तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन दिखा देती हूँ, तुमने बचपन में ही रिएक्शन पढ़ी थी। जिंक प्लस HCl, डाइल्यूट HCl, क्या बनता था, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस कौन सी गैस इवॉल्व हो जाती थी, H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती थी। तो मैं HCl की जगह H+ ही लिख रही हूँ कि ये जो आयंस हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द एसिड। तो अगर आप ध्यान दें तो जिंक बेटा 0 से 2+ में जिंक का तो क्या हो गया, लाइन ही नहीं खींची, वाह जी वाह। 0 से 2+ में जो मेटल है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो यही कह रहे हैं कि 3D सीरीज के जो मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं एक्सेप्ट कॉपर और 1 मोलर H+, यानी जब हम इनका एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाता है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देती हूँ, और H+ आयन H2 में 0 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, H+ से H2 में क्या कैरी आउट हो गया, रिडक्शन। सो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है। बट जो कॉपर बेचारा होता है ना, ये जूझता रहता है अपनी जिंदगी में हर वक्त, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे तो कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है इस तरह से, और भी आपके ऊपर से रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से होता है, एल्यूमिनियम, जिंक। जो हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर, यानी अगर आप कॉपर का रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HCl के साथ तो कॉपर H+ आयन को बेटा नहीं हटा पाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से बेचारा लेस रिएक्टिव है, और अगर लेस रिएक्टिव है तो कैसे हाइड्रोजन को, H+ को अपनी जगह से कैसे हटाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रहा था। जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा था तो जिंक H+ आयंस को डिस्प्लेस कर रहा था, खुद सॉल्ट बना रहा था, और H+ आयन किस में चेंज हो रहे थे, H2 में। पर कॉपर में उतनी ताकत ही नहीं होती है। तो यहाँ पर कॉपर क्योंकि लेस रिएक्टिव होता है, इसका E0 वैल्यू पॉजिटिव में होता है, ठीक है। जितना पॉजिटिव में होता है वो उतना ज्यादा क्या होता है, बेटर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अब ये H+ को, हाइड्रोजन को, H+ को क्या ही ऑक्सीडाइज करेगा, H+ खुद रिड्यूस होना चाह रहा होता है। तो यहाँ पर कॉपर का H+ आयन के साथ रिएक्शन नहीं होता। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट सीरीज के जो मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, एक्सेप्शन बीइंग कॉपर। इस चीज को ध्यान रखना, कॉपर हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, डिस्प्लेस नहीं कर पाता। इसके अलावा टाइटेनियम एंड वेनेडियम, दे आर पैसिव। अब पैसिव का मतलब क्या होता है, क्योंकि तुम बायो वाले लोग हो, तुम पढ़ते होगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो पैसिव का मतलब होता है, जैसे ये इंग्लिश वाला एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं है, जैसे मेरे आसपास कुछ हो रहा है एंड आई एम पैसिव, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे आसपास लोग क्या बातें कर रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है। तो पैसिव का मतलब क्या होता है कि जो चीज रिएक्ट ही नहीं कर रही है, जो करना चाहिए उसको बेसिकली, है ना। जैसे मैं अगर बैठी हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सो आई एम पैसिव है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे आसपास लोग क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, किसकी बुराई कर रहे हैं, किसकी अच्छाई कर रहे हैं, इसकी तारीफ हो रही है, उसकी नहीं हो रही है, कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, मैं पैसिव हूं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो टाइटेनियम और वनेडियम होते हैं, दे बिकम पैसिव टू डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स एट रूम टेम्परेचर। अब ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स क्या होते हैं बेटा, दो तरह के एसिड्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग। जैसे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, वो क्या करता है, दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करता है, इवन जो हाइड्रोजन गैस भी निकलती है ना उसको ऑक्सीडाइज कर देता था पानी में, H2O में। तो जब हम मेटल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं तो वहां हाइड्रोजन गैस नहीं निकल पाती है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया। सो HNO3 के केस में क्या होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, तो वो क्या करता था, जो हाइड्रोजन गैस निकलती थी उसको किस में ऑक्सीडाइज कर देता था, वाटर में, और खुद रिड्यूस हो जाता था
अपनी ऑक्साइड्स में, NO2, N2O, NO, अलग अलग ऑक्साइड्स में. सो जब टाइटेनियम और वेनेडियम का कोई नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे कि डाइल्यूट HCl के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्ट नहीं करते, मे बी बिकॉज टाइटेनियम और वेनेडियम के ऊपर उनकी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड के लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से ये पैसिव हो जाते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं E0 वैल्यूज. M2+ से M में हमने देखा था बेटा ट्रेंड बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं था, बट जो वैल्यूज थी वो ये शो करती है, इट इज अ डिक्रीजिंग, इंडिकेट अ डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म डाइवैलेंट केटायंस अक्रॉस द सीरीज. क्योंकि फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का जो सम होता है वो इंक्रीज करता जाता है. कैसे इंक्रीज करेगा जरा सोचो. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना. अब सब पर अगर बेटा प्लस का चार्ज आ गया, यानी आपने पहला इलेक्ट्रॉन सबसे क्या कर दिया, निकाल दिया. तो मैंने आपको बताया था अगर सारे आयंस पर सेम चार्ज होता है एक पर्टिकुलर सीरीज में, अगर सारे आयंस पर सेम चार्ज है, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते थे तो आपका आयनिक रेडियाई क्या करता था, डिक्रीज करेगा. अगर आयनिक रेडियाई डिक्रीज करेगा यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. यानी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा, जिसकी वजह से डाइवैलेंट केटायन बनने में जो टेंडेंसी होती है वो लेफ्ट टू राइट जाते जाते क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और वो आपकी E0 वैल्यू से भी रिप्रेजेंट होता है. सो बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का सम बढ़ता जाता है. डाइवैलेंट का मतलब होता है +2 वाली वैलेंसी. डाइवैलेंट केटायन बनने की टेंडेंसी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सारे आयंस पर सेम चार्ज आया, लेफ्ट टू राइट गए, साइज कम हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किलें आती जाती हैं, और ओवरऑल जो डाइवैलेंट केटायन बनने की टेंडेंसी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. ये सारी बातें हमने बेटा पहले भी कर रखी हैं. मैग्नीज 2+ से मैग्नीज, निकल 2+ से निकल, और जिंक 2+ से जिंक की जो E0 वैल्यूज थी वो मोर नेगेटिव आती है देन दी एक्सपेक्टेड. जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा नेगेटिव में आती है. वैल्यू याद करो जरा. E0 M2+ से M की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती थी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस फर्स्ट आयनाइजेशन एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का सम, प्लस डिपेंड करता था बेटा हाइड्रेशन एनर्जी पर. ठीक है, ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में, ये कैसी होती थी, नेगेटिव में. सब्लिमेशन चाहिए, आयनाइजेशन भी चाहिए, बट हाइड्रेशन के केस में क्या होता था, एनर्जी रिलीज होता था. सो Mn2+ से Mn और निकल, पहले इन दो का रीजन देखते हैं, इन दो की बात कर रहे हैं. Mn2+ से Mn और Zn2+ से Zn में क्या हो रहा होता है, जब आप Mn2+ बनाते हैं तो वो क्या अटेन कर लेता है, हाफ फिल्ड स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन. तो वहां पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान हो जाता है. थोड़ा यहाँ पे समझना, मैग्नीज था आपका 3D5 4s2, ध्यान देना बेटा, सब्लाइम कर लिया, इसकी सब्लिमेशन एनर्जी भी कमी होती है. अब मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4s1 आया, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4s0 आया. यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा मुश्किल इसके केस में नहीं होती. क्यों? क्योंकि इस सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते ही क्या अटेन कर लेता है, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. तो मैग्नीज के केस में क्या होता है, सब्लिमेशन भी कम होता है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होता है, यानी जो रिक्वायर्ड वाली एनर्जी है वो कम है, रिलीज वाली ज्यादा होती है, हाइड्रेशन वाली. हाइड्रेशन तो एक फिक्स्ड अमाउंट है जो रिलीज हो रहा होगा, बट यहाँ पर क्या होता है, रिलीज ओवरऑल ज्यादा हो जाती है, रिक्वायर्ड कम होती है, जिसकी वजह से वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव में आती है. सेम कहानी जिंक के साथ होगी. जिंक होता है 3D10 4s2, पहला इलेक्ट्रॉन निकला 4s1 हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन निकला 4s0 हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है, फुली फिल्ड वाला. तो जिंक के भी केस में क्या होता है, जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, यानी जो रिक्वायर्ड है वो कम होती है, रिलीज ज्यादा होती है,
जिसकी वजह से ओवरऑल वैल्यू जिंक के केस में भी कैसी आती है, आपकी नेगेटिव आती है। ये तो मैग्नीज और जिंक की कहानी हुई, और ये हम M2+ से M की बात कर रहे हैं। जो पहले बातें थी वो M3+ से M2+ की थी, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में करी थी। तो चीजों में डिफरेंस है। सो Mn2+ में D5 एंड Zn2+ में D10 कॉन्फ़िगरेशन अटेन होता है। तो ड्यू टू हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड होता है वो कम होता है, रिलीज ज्यादा होता है ओवरऑल, जिसकी वजह से वैल्यू नेगेटिव में आती है। निकल के केस में क्या हो रहा होता है, निकल में कोई स्टेबिलिटी या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा। 3d8 4s2 है, पहला इलेक्ट्रॉन निकला 4s1, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला 4s0। 3d8 में कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। बट निकल के केस में क्या होता है, जब हम निकल 2+ गैसियस को बेटा हाइड्रेट करके निकल 2+ एक्वस में कन्वर्ट करते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी होती है। यानी यहां पर इतना हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होता है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव वाली वैल्यू कम है, तो तुम समझदार हो क्या वैल्यू आएगी। हाँ जी भाई, अगर रिक्वायर्ड +200 है बट रिलीज -600 हो रही है, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो निकल के केस में डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है कि कोई कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल अटेन नहीं हो रहा, कोई रिक्वायर्ड एनर्जी मेरी कम नहीं हो रही है, क्योंकि अगर कुछ स्टेबिलिटी आ रही होती तो मैं बोल रही हूँ इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, स्टेबल हो रहा होगा। जैसे कि मैग्नीज 2+ में दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे थे तो स्टेबिलिटी आ रही थी, जिंक प्लस से 2+ जब बना रहे थे स्टेबिलिटी आ रही थी, तो रिक्वायर्ड एनर्जी कम हो रही थी। निकल के केस में जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो कौन सा वाला होता है, ये वाला हाइड्रेशन वाला। इतनी हाइड्रेशन रिलीज होती है, नेगेटिव में इतना रिलीज होता है कि रिक्वायर्ड सबको कॉम्पनसेट कर देता है, और वैल्यू कैसी आती है, हाईली नेगेटिव आती है। चलिए, अब जो सवाल वाले हैं वो ये दोनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैग्नीज 3+ एंड कोबाल्ट 3+ एक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन एक्वस सोल्यूशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है बेटा, दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करना और खुद रिड्यूस होना। तो मैग्नीज 3+ से खुद किस में रिड्यूस हो जाता है, मैग्नीज 2+ में। कोबाल्ट 3+ से किस में रिड्यूस हो जाता है, कोबाल्ट 2+ में। मैग्नीज 3+ बेटा D4 होगा, हमने पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। मैग्नीज D4 से D5 अटेन करना चाह रहा होता है, क्योंकि मैग्नीज 3+ वैसे भी स्टेबल नहीं होता। तो मैग्नीज 3+ की हर वक्त कोशिश रहेगी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे और खुद किस में रिड्यूस हो जाए, मैग्नीज 2+ में, और क्या अटेन कर ले, हाफ फिल्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन। So manganese 3+ and cobalt 3+ act as strong oxidizing agent, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+ एंड क्रोमियम 2+। ये क्या करते हैं, दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी तरह एक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी दूसरे को रिड्यूस करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे। और कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, जैसे क्रोमियम 2+ अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो देखिए बेटा 2+ से क्रोमियम 3+ खुद तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। H+ से H2 में क्या कैरी आउट हो रहा है, रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन जाता है वो कैसा एजेंट एक्ट करता है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। सो क्रोमियम 2+ से 3+ खुद ऑक्सीडाइज होता है, और H+ से H2 में क्या करता है, H+ को H2 में रिड्यूस कर देता है। So chromium 2+ acts as a very good reducing agent, and that is because देखो जब क्रोमियम 2+ था तो कॉन्फ़िगरेशन था इसका D4। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो खुद किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, 3+ में, और D4 से क्या अटेन कर लेता है, D3। D3 में हमने बात करी थी बेटा, यहां पर एक कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाता है, हाफ फिल्ड स्टेबल T2G
कॉन्फ़िगरेशन। क्या अटेन कर लेता है ये? हाफ फिल्ड स्टेबल T2G। T2G वाले कौन से ऑर्बिटल्स थे? DXY, DYZ, DXZ, जो ट्रिपल ई डीजनरेट थे, जो इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। ये 3 ऑर्बिटल आधे भरे हुए हैं, पूरे तब भरे होंगे जब T2G में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर अभी T2G वाले ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्रोमियम 2+ से 3+ मोर स्टेबल में ऑक्सीडाइज हो जाता है और एसिड्स में से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है, यानी H+ को रिड्यूस कर देता है H2 में और खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+ तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, बट मैग्नीज 3+ एंड कोबाल्ट 3+ कैसे एजेंट्स होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। इनमें इन दो को याद रखना, इन दो से बहुत सवाल आता है, ठीक है। इसी के साथ खुशखबरी देते हुए आपको हमारे डी ब्लॉक की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो खत्म हो चुकी हैं। थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर KMnO4 शुरू करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन है, जरा पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन कह रहा है, हाउ वुड यू अकाउंट for the irregular variation of ionization enthalpies first and second in the first series of the transition elements? First series का मतलब है हमारा 3D सीरीज, ठीक है, यानी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। तो हम कह रहे हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, फॉलो एन इरेगुलर ट्रेंड, है ना। यहां पर जो वैल्यूज होती हैं वो इरेगुलर होती है, जो वेरिएशन होता है आयनाइजेशन एनर्जी में वो इरेगुलर होता है। उसके 2 रीजंस थे बेटा। फर्स्ट रीजन होता है ड्यू टू इरेगुलरिटी इन साइज, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं, पहले साइज डिक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर इंक्रीज करता है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में ही इरेगुलरिटी है। इसके अलावा दूसरा होता है ड्यू टू इरेगुलरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि क्रोमियम। क्रोमियम में पहला इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एबनॉर्मली, जरूरत से ज्यादा क्या होती है? एबनॉर्मली हाई होती है। और सेम हाल इसी के मिलते जुलते एक और का बंधु का होता है क्रोमियम के साथ। सेम कहानी किसके साथ होती है? कॉपर की, विच इज 3D10 4s1। तो यहाँ दोनों में सेम ही चीज होती है कि पहला इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो ये अटेन करता है हाफ फिल्ड, ये अटेन करता है फुली फिल्ड। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में यहाँ से बहुत मुश्किल होती है। पहला तो आसानी से निकल जाता है, पर दूसरा निकालने में बहुत मुश्किल होती है। अब आयनाइजेशन एनर्जी में इरेगुलरिटी ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, साइज में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। इसीलिए हम बोलते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, हम ये नहीं बोल सकते कि डिक्रीज ही कर रही है या इंक्रीज ही कर रही है, वैल्यूज डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड ओनली? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। सोचें थोड़ा सा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल की या तो ऑक्साइड या फ्लोराइड में ही एग्जिबिट होती है। वो पूछ रहा है इन दोनों में ही क्यों होती है, किसी और एलिमेंट के साथ क्यों नहीं होती? तो आंसर क्या आ जाएगा? दिस इज बिकॉज फ्लोरीन and oxygen are highly electronegative elements and oxidize
metal to higher oxidation states. तो ये क्या करते हैं, मेटल को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ऑक्सीडाइज कर देते हैं. फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हमारे पीरियोडिक टेबल के दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है. फ्लोरीन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन उससे कम. तो ये क्या करते हैं, मेटल को जितना भी पॉसिबल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें ऑक्सीडाइज कर देते हैं. उसमें भी हमने देखा था भाई ऑक्सीजन की सुपीरियोरिटी ज्यादा होती है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑक्सीजन मेटल के साथ क्या बना सकता था, मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता था. वो अलग क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. इस पे स्टार बना देते हैं. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम 2+ और Fe2+ एंड वाई. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है बेटा, जो दूसरे को रिड्यूस करे खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए. तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा. E0 वैल्यू मुझे तो याद है, बट हाँ यहाँ पर वैल्यू की जरूरत पड़ती है. चलिए तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा. मोर नेगेटिव SRP, जितना ज्यादा नेगेटिव में SRP वैल्यू होती है, -0.41, -1.5, -2, -3, तो जितना आप नंबर लाइन में, मैं इस तरह भी शो कर देती हूं, है ना, जितना आप पॉजिटिव की साइड जाते हैं बेटा उतनी OP ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है. OP समझ जाना, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है. जितना आप लेफ्ट में जाते हैं उतना क्या बढ़ता है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है. तो जितना ज्यादा नेगेटिव में SRP होता है वो उतना ज्यादा क्या होता है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है. और जितना पॉजिटिव में SRP होता है उतना बेटर वो कैसा बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है. ठीक है. अब इन दोनों में क्रोमियम 3+ से क्रोमियम 2+ का जो SRP है वो -0.41 है, और Fe3+ से, थ्रू क्यों बोल रही हूँ मैं, Fe3+ से Fe2+ का जो SRP है वो +0.77 वोल्ट है. खुद बता दो भाई दोनों में से किसका ज्यादा नेगेटिव में SRP है, तो इसका, यानी ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, क्रोमियम 2+ is a better reducing agent due to more नेगेटिव SRP. यानी ये दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद क्रोमियम 2+ से किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा, क्रोमियम 3+ में. D4 से क्या अटेन कर लेगा, D3 हाफ फिल्ड स्टेबल T2G कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा. तो काफी बार आया हुआ सवाल है कि दोनों में से कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इस सवाल के लिए वैल्यू याद कर लेना काम आ जाएगी, इसीलिए स्टार बनाया है. वैसे याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जरूरत पड़ जाती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे. ट्राई करें नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पर है. स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है M2+ आयन का, जिसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 27. तो अगर बेटा सिर्फ M होता तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता 3d5 4s2, नहीं होता, सॉरी, आर्गन 18 3d7 4s2 होता, बेसिकली कोबाल्ट होता. हमें दे रखा है M2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो आर्गन 18 3d7 4s0 होगा. 3d7 बना लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 सिंगल दिख रहे हैं आपको, 3 यार, 3 सिंगल लोग हैं यहाँ पर. सो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, μs
इज इक्वल टू रूट में n इंटू n प्लस 2, यानी कि रूट में 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 3 ज़ा 15, यानी कि आ जाएगा बेटा रूट 15 बोहर मैग्नेटॉन। बाकी रूट 15 का अगर डेसिमल में आंसर दे रखा हो तो सॉल्व कर लेना। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 3.89, 3.9 के अराउंड आएगा। आई होप आपको स्क्वायर रूट निकालना आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको बता ही देना चाहिए, ये कल इतनी बार मैंने समझाई है चीज कि वाई कॉपर प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। क्यों प्यारा सा कॉपर प्लस जो 3D10 है फिर भी वो एक्वस सोल्यूशन के अंदर स्टेबल नहीं हो पाता, ऐसा क्यों हो रहा था? जब हमने कॉपर प्लस बनाया था विथ 3D10 और इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला था डेल्टा H2, सेकेंड स्टेप की आयनाइजेशन थी। पहले कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकला था तो कॉपर प्लस, तो बना था कॉपर 2+ गैसियस। अब दोनों को हाइड्रेट कर देते हैं। डेल्टा H हाइड्रेशन, तो कॉपर प्लस एक्वस मिलेगा। यहां पर हाइड्रेशन करेंगे तो कॉपर 2+ एक्वस मिलेगा। तो क्या होता था भाई, the hydration energy of copper 2+ aqueous is highly negative and compensates the जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि मैं वैसे तो D10 से क्या कॉन्फ़िगरेशन बना रही हूँ, 3D9 बना रही हूँ जो कोई बहुत स्टेबल नहीं है, बट यहाँ पर क्योंकि जो डेल्टा H हाइड्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव में रिलीज होता है, यानी यहाँ पर एनर्जी रिलीज काफी ज्यादा होती है। जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको क्या करता है, बैलेंस कर देता है। बट यहाँ पर जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है जब आप कॉपर प्लस को हाइड्रेट करते हो तो वो उतनी ज्यादा रिलीज नहीं होती। तो द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2+ aqueous इज हाईली नेगेटिव, काफी ज्यादा नेगेटिव में होती है, काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एंड इट compensates the second ionization energy, and therefore copper 2+ aqueous जो होता है that is more stable than copper plus aqueous। तो कॉपर प्लस एक्वस में हाइड्रेशन इतना ज्यादा रिलीज ही नहीं होता जिसकी वजह से ये स्टेबल हो पाए। 2+ में इतना हाइड्रेशन रिलीज होता है कि वो रिक्वायर्ड वाली एनर्जी को भी क्या कर देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, हम स्टेबल से अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ रहे हैं फिर भी वो इस रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या कर देता है, कॉम्पनसेट कर देता है कि भाई मैं यहाँ पर सारी चीजें कर रहा हूं तो मुझको स्टेबल होना है। तो 2+ ज्यादा स्टेबल होता है, 1+ कम स्टेबल होता है, और क्योंकि कॉपर +1 लेस स्टेबल होता है तो ये एक्वस मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन जाता है। एक्वस मीडियम में कैसा रिएक्शन जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जाता है, जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और सेम एलिमेंट का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि कॉपर प्लस जो होता है वो कैसा होता है, आपका अनस्टेबल होता है एक्वस मीडियम में। एक्वस में, गैशियस की बात नहीं कर रहे हैं, एक्वस में कॉपर +1 एक्वस कम स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन इतनी रिलीज नहीं होती है। दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां तक सारी चीजें खत्म हो रही हैं डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज की, ठीक है। सो डी ब्लॉक इतना ही था, इतना नहीं मतलब काफी था।
तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच इज पोटेशियम पर मैग्नेट, जहां से काफी फ्रीक्वेंटली सवाल आते रहते हैं। जहां से ज्यादा सवाल आते हैं मैं वहां पे स्टार मार्क करूंगी, जहां से नहीं सवाल आता तो नहीं ही आता, ठीक है। सो पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे तो 1 + X, एक ऑक्सीजन पे -2, 4 ऑक्सीजन पे -8 इज इक्वल टू 0, यानी X कितना आ जाएगा बेटा +7। तो यहां पर मैग्नीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है +7। और अगर एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ध्यान से सुनना, अगर एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो हमेशा कैसा एजेंट बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे को ऑक्सीडाइज ही करेगा। अब खुद +7 से ज्यादा और क्या ही ऑक्सीडाइज होगा भाई? अगर मैं एक चीज पहुंच चुकी हूं, इससे ज्यादा मैं जा ही नहीं सकती, तो मैं नीचे ही आ सकती हूँ उससे ज्यादा, या तो वहीं टिकी रहूं। यही होता है ना, हम जब हम पढ़ाई करते हैं, टेस्ट देते हैं, स्कोर्स आते हैं। मान लो अगर नीट के किसी टेस्ट में तुम्हारे 720 में से 720 आ गए, मान लो, जैसे टॉपर बच्चे जो होते हैं। अब 720 में से 720 से ज्यादा वो क्या लाएंगे यार? इससे कम ला सकते हैं किसी आगे पीछे के टेस्ट में, पर 720 में से 725 तो नहीं ला सकते। तो मैग्नीज का भी वही हाल होता है। +7 है, +7 इससे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो ही नहीं करता, क्योंकि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका है, आर्गन 18। तो अब इससे ज्यादा ये कुछ और नहीं दिखाता। तो +7 से किसी नीचे ऑक्सीडेशन स्टेट में आ सकता है, +6 आ सकता है, +4 आ सकता है, +2 आ सकता है, बट +7 से और कहीं कुछ नहीं जाएगा। और इसीलिए हम बोलते हैं कि KMnO4 हमेशा कैसा एजेंट की तरह बिहेव करता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन बहुत ज्यादा, मैं पहले ही बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको नोट करना हो नोट कर लेना, नहीं करना हो नोट तो NCERT के अंदर ही मार्क कर लेना, वरना सिर्फ रिएक्शंस लिख लेना, थ्योरी मत लिखना। मेरा फर्ज है आपको पूरे नोट्स देना, तो मैं तो पूरी थ्योरी के साथ ही दूंगी, बट वो आपके ऊपर है। आपको मन करे आप लिख लेना, नहीं मन कर रहा, आलस आ रहा है, नहीं जी NCERT में लिख लेंगे, मार्क कर लेंगे, तो आप NCERT में मार्क कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, KMnO4 को कैसे प्रिपेयर करते हैं? हम सबसे पहले लेते हैं पायरोलोसाइट ओर। पायरोलोसाइट ओर होती है MnO2, या मैग्नीज की ओर होती है पायरोलोसाइट। पायरोलोसाइट को फ्यूज करते हैं। फ्यूज का मतलब होता है मेल्ट करा के रिएक्ट कराना। फ्यूजन इज बेसिकली मेल्टिंग। सो पायरोलोसाइट ओर को, ये हमारी कौन सी ओर है? पायरोलोसाइट MnO2। इसको फ्यूज कराया विथ KOH, ठीक है। तो रिएक्ट कराया KOH के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3। या तो डायरेक्ट KNO3 ले सकते हैं, या फिर होता क्या है बेटा, जब हम KNO3 को हीट करते हैं तो अल्टीमेटली KNO3 टूटता है इनटू KNO2 प्लस रिलीज कर देता है ऑक्सीजन गैस। तो यहां पर चाहो तो KNO3 लिख लो, चाहे तो O2 लिख लो, क्योंकि KNO3 से अल्टीमेटली निकलेगा ऑक्सीजन गैस ही, और वो ऑक्सीजन गैस आपका किसकी तरह यूज हो जाएगा? फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। सो इधर वी कैन राइट O2 और वी कैन राइट KNO3, दोनों चलेगा, कुछ गलत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगर किसी के मन में सवाल आ रहा है कि ये O2 कहाँ से आ रहा है, तो ये O2 आपका यहां से आ रहा है, KNO3 के डीकॉम्पोजिशन से मिलता है, ठीक है। सो पायरोलोसाइट ओर के अंदर अगर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो +4 आएगा। X - 4 इज इक्वल टू 0, X + 4 से हमें पहले मिलता है बेटा, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज POT डॉट लिख रही हूं शॉर्ट में, पोटाशियम मैग्नेट मिलता है पहले। यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6। ये दो आयन दिमाग में बसा लो। MnO4 माइनस होता है आपका पर मैग्नेट आयन, पर मैंगनेट आयन, ठीक है, जहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +7। X - 8 इज इक्वल टू -1, X आएगा +7।
और MnO4 2-, यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6, और ये आयन कौन सा होता है आपका, मैग्नेट आयन। तो पहले पाइरोलोसाइट और को हमने रिएक्ट कराया KOH के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, पोटेशियम नाइट्रेट या ऑक्सीजन ले लिया, तो ये +4 से किस में ऑक्सीडाइज हुआ, +6 में। MnO2 से हमें क्या मिला, मैग्नेट आयन मिला, साथ में पानी मिला। फिर इस मैग्नेट आयन को हमने क्या करा, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करा। इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन में बेटा जो मैग्नेट आयन है, आपको दिख ही गया होगा, मैग्नेट आयन किस में बदल गया, पर मैग्नेट आयन में। साथ में मिला MnO2 और H2O, साइड प्रोडक्ट्स है, हमें कोई लेना देना नहीं। मेन है कि पहले पाइरोलोसाइट को हमने +4 से +6 में ऑक्सीडाइज करा, फिर मैग्नेट आयन में +6 से मैग्नीज को किस में ऑक्सीडाइज करा, +7 में करा, और अपना क्या मिल गया, पर मैग्नेट आयन मिल गया। तो ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड है कॉमर्शियली काइंड ऑफ इसी के जैसा ही है, सिमिलर ही है। अगेन फिर से हमने स्टार्ट करा, अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन करते हैं। अल्कलाइन मतलब बेस के साथ, अल्कली के साथ KOH, और फ्यूज कराया, यानी दोनों को मेल्ट कराया, रिएक्ट कराया। फिर से देखो बेटा, MnO2 ये पाइरोलोसाइट ही है, ठीक है, KOH के साथ फ्यूज कराया, एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर लो या KNO3 की प्रेजेंस में, +4 से +6 में ऑक्सीडाइज होता है, मैग्नेट आयन मिलता है। फिर मैग्नेट आयन का इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो +6 से क्या मिल जाएगा आपको, +7 मिल जाएगा। बस ये लैब प्रिपरेशन है, ये कॉमर्शियली बल्क प्रिपरेशन हो गई। तो ये वाली चीज है बस, और कुछ फर्क नहीं है। रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, कंडीशंस भी आपकी ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। इसके अलावा लैब में हम एक और तरीके से बना सकते हैं। लैब के अंदर कैसे बना सकते हैं, मैग्नीज 2 का सॉल्ट लिया, मैग्नीज 2 का मतलब है जहां पर मैग्नीज +2 हो, और उसका रिएक्शन कराते हैं परऑक्सो डाइसल्फेट आयन। अब ये परऑक्सो डाइसल्फेट आयन क्या होता है, किसी जमाने में, क्योंकि वो जमाना चला गया है तुम लोगों का, और वो सब कुछ गायब हो चुका है, एकदम साफ हो चुका है। तो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम कुछ केसेस करते थे ऑक्सीडेशन स्टेट के, सम स्पेशल केसेस। उसमें एक केस आता था आपका H2, इसको नेक्स्ट अलग से पेज पे समझा देती हूँ। H2S2O8, इसको बुलाते हैं परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर बुलाते हैं इसको मार्शल्स एसिड। स्ट्रक्चर बनाते हैं, S डबल बॉन्ड, पहले देखो 2 सल्फर बना लो, समझ लो स्ट्रक्चर भी, डायरेक्ट नहीं बनाते। 2 सल्फर है, 2 हाइड्रोजन है, 8 ऑक्सीजन है, तो एक एक तो OH वाला बना दो बेटा, क्योंकि ये 2 H+ आयन लूज कर रहा है, तो वो जो हाइड्रोजन होगी वो आपके ऑक्सीजन के साथ अटैच होगी। तो 2 हाइड्रोजन खत्म, 2 ऑक्सीजन भी खत्म हो गए, दोनों सल्फर भी लगा दिए। कितनी ऑक्सीजन बची है आपके पास, 6 ऑक्सीजन। सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड्स बना सकता है, 6 से ज्यादा नहीं बना सकता, क्योंकि सल्फर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होता है। तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, मेरे पास 6 ऑक्सीजन बची हैं, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो ऑक्सीजन देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गया, अभी भी 2 बची हुई हैं। तो यहां पर एक लिंकेज हो जाती है, परऑक्सी लिंकेज। अब सल्फर के बॉन्ड देखो, 1 2 3 4 5 6, इस सल्फर के भी 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स हैं, परऑक्सी लिंकेज भी है। अब अगर ये दोनों H+ आयन लूज कर दे बेटा, इफ इट लूजेस 2 H+ आयन, ये तो ये है कंपाउंड, अगर ये दोनों H+ आयन लूज कर देगा तो आपको क्या मिलेगा, S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहां पर हो जाएगा O-,
S डबल बॉन्ड O O माइनस, इसको शॉर्ट में लिख सकती हूँ S2O8 पर 2 माइनस हो जाएगा, यानी पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड से ये आयन क्या हो जाएगा आपका, पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन हो जाएगा। डाइसल्फेट आयन, सॉरी डाइसल्फेट, सल्फेट समझ आता है, SO4 2 माइनस होता है, डाइसल्फेट यानी SO4 वाली चीज 2 बार आ रही है, तो S2O8। परऑक्सो क्योंकि यहाँ पे परऑक्साइड की लिंकेज होती है, सो दिस इज परऑक्सो डाइसल्फेट आयन। अब जरा पीछे रिएक्शन देखो, अगर आप मैग्नीज 2+ के सॉल्ट का रिएक्शन कराते हो परऑक्सो डाइसल्फेट आयन के साथ, तो Mn2+ से मैग्नीज किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है बेटा, +7 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पर मैग्नीज 2+ के सॉल्ट को जब हम परऑक्सो डाइसल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको पर मैग्नेट आयन मिलता है, परऑक्सो डाइसल्फेट चेंज हो जाता है आपका सल्फेट आयन में, बाकी बैलेंसिंग है। तो किसी भी मेथड से, चाहे पाइरोलिसाइट और लेकर करो, चाहे MnO2 के साथ स्टार्ट करो, अल्कलाइन फ्यूजन करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, पहले पहले मैग्नेट बनता है, फिर मैग्नेट से कौन सा बनता है, परमैग्नेट बनता है, या फिर इस मेथड से करो, किसी भी मेथड से करो, अल्टीमेटली हमें परमैग्नेट चाहिए। अब अगर हम परमैग्नेट की बात करें कि परमैग्नेट दिखता कैसा है, तो वो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर पर्पल कलर का होता है, डार्क पर्पल, समहाउ कभी कभी वो हमें ब्लैक, पर्पल ब्लैक जैसा कलर भी दिखता है क्योंकि इतना डार्क पर्पल होता है। सो डार्क पर्पल, नीडल लाइक, नीडल की तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, विद मेटालिक लश्यर, चमकता हुआ दिखता है एकदम। कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। पोटाशियम पर मैग्नेट फॉर्मूला, इमेजेस देख लेते हैं सीधा। तो अगर आप इस इमेज में देख रहे होंगे बेटा, तो आपको दिख रहा होगा कि कितना पर्पल, पर्पल भी क्या बोलूं मैं, ब्लैक जैसा ही दिख रहा है, राइट। और आप देख रहे होगे इसकी चमक जो है वो ऐसी है जैसे मेटल लश्यरस होता है, उस तरह से इसकी मेटालिक लश्यर प्रेजेंट है। तो पोटाशियम परमैग्नेट पर्पल, डार्क पर्पल कलर का होता है, नीडल की तरह इसके क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, और मेटालिक लश्यर होती है, जैसे मेटल्स चमकते हैं वैसे ही ये भी कैसा होता है, लश्यरस होता है। सो डार्क पर्पल, नीडल की तरह क्रिस्टल्स हैं, मेटालिक लश्यर है, पानी के अंदर स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। स्पेरिंगली का मतलब होता है ठीक ठाक, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, हाईली सोल्यूबल जो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए, स्पेरिंगली सोल्यूबल जो पार्शियली डिसॉल्व हो रहा है और थोड़ा नहीं हो रहा है, और इनसोल्यूबल का मतलब है जो डिसॉल्व हो ही नहीं रहा। थर्ड रिएक्शन है कि जो पोटाशियम परमैग्नेट है, जब हम इसको 513 केल्विन पर हीट करते हैं ये डीकम्पोज हो जाता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं इस रिएक्शन से, तो इस पे बना देते हैं स्टार, जो बॉक्स में भी करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो ऑन हीटिंग KMnO4 एट 513 केल्विन, ये किस किस में टूट रहा है बेटा, देखो +7 से K2MnO4, +7 से +6 और +4, रिड्यूस ही हो रहा है दोनों जगह में, +7 से +6 रिडक्शन है, +7 से +4 रिडक्शन ही हो रहा है, ठीक है। सो KMnO4 जो होता है वो डीकम्पोज होता है पोटाशियम परमैग्नेट से पोटाशियम मैग्नेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, और कौन सी गैस रिलीज हो जाती है आपकी, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट है कि जो पोटाशियम परमैग्नेट होता है, इट एक्ट्स एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मैंने आपको बताया ही था
क्योंकि यहाँ पर मैग्नीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इससे ज्यादा और कहाँ ही जाएगा, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो एसिडिक मीडियम में पोटेशियम पर मैग्नेट, बेटा मैग्नीज +7 में था, पोटेशियम पर मैग्नेट में, एसिडिक मीडियम में ये +7 से किस में रिड्यूस होता है, +2 के अंदर होता है। याद रखना भी करेंगे डिटेल में। अल्कलाइन में मैग्नीज +7 से, पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज +7 से अल्कलाइन मीडियम में रिड्यूस होता है +6 में। और न्यूट्रल मीडियम में मैग्नीज +7 से किस में रिड्यूस होता है, मैग्नीज +4 में। आपसे अगर मैं पूछूं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा तो जरा सोच के बताएं। +7 से +2 कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, जल्दी सोचें। कितने चार्ज का फर्क दिख रहा है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन का, यानी यहां n फैक्टर होता है 5, n फैक्टर होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। +7 से +6 एक ही इलेक्ट्रॉन का फर्क है, एक ही चार्ज का फर्क है, तो यहां पर n फैक्टर कितना होता है 1। +7 से +4 3 इलेक्ट्रॉन का फर्क है, तो यहां पर n फैक्टर कितना होता है, 3 होता है। अब तीनों केसेस को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो पहला कर रहे हैं कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 क्या करता है, आयोडाइड आयन को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करता है और खुद तो रिड्यूस ही होता है। तो पहले हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे KMnO4 की, फिर ओवरऑल लिखेंगे और सारे में सेम करेंगे। तो 2 तो मैं आपको कराऊंगी, बाकी 3 आप खुद ट्राई करेंगे। क्लास में मैं सारी डिस्कस कराऊंगी, बट मैं यही चाहूंगी कि आप पॉज करें, मुझको पॉज कर देना और खुद ट्राई करो बैलेंस करने की, फिर चेक करना कि आपकी और मेरी बैलेंसिंग मैच कर रही है या नहीं। KMnO4 हमने क्या कहा बेटा, ये आयोडाइड आयन को तो किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, आयोडीन में, I2 में, और खुद MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में, हम कौन से मीडियम में बात कर रहे हैं अभी, एसिडिक, हम तीनों मीडियम की करेंगे। एसिडिक मीडियम में ये खुद किस में चेंज होता है बेटा, मैग्नीज 2+ में, यानी खुद +7 से +2 में रिड्यूस हो रहा है। तो यानी ये वाली रिएक्शन आपकी कौन सी हो गई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और I- से I2 -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये वाली रिएक्शन कौन सी हो गई आपकी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब इनको बैलेंस करते हैं, ओवरऑल भी तो लिखना है हमको। सो मैग्नीज बेटा +7 से +2, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क है, +7 है, इधर +2 है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन का फर्क है। +7 पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा है, तो यहां पर क्या ऐड कर दोगे, 5 इलेक्ट्रॉन, तभी -5 + 7 किसके बराबर होगा, +2 के। दोबारा सुन लो मैंने क्या बोला, यहाँ +7 है, यहाँ +2 है, 7 और 2 में कितने का फर्क आ रहा है, 5 का। पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा है मैग्नीज पे, तो यहीं पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तभी बेटा +7 और -5, एक इलेक्ट्रॉन पे -1, 5 पे -5, तो किसके बराबर होगा, +2, और उधर भी कितना हो जाएगा, +2। इतनी बात क्लियर है। चलो, तो हमने चार्ज तो अभी कर दिया, अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी नहीं है। जहां ऑक्सीजन की कमी है, और जितनी कमी है उतना क्या जोड़ दो, पानी। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे बेटा, 4 वाटर जोड़ दिया, 4 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, 4 × 2 = 8, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पर आप क्या जोड़ोगे, 8H+, क्या जोड़ दोगे, 8H+। अब एक बार देखो जरा, मैग्नीज मैग्नीज
4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन, 4 2 8 हाइड्रोजन। एटम सारे के सारे बैलेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाली इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे एक आयोडीन है बेटा, यहाँ 2 आयोडीन है, तो बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो। पहले एटम बैलेंस करना होता है। अब इलेक्ट्रॉन का चेंज देखो, एक आयोडीन पे -1, तो 2 आयोडीन पे कितना हो जाएगा -2। यहाँ पे 0 चार्ज है I2 पर, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे। जल्दी बोलो भाई, जहां पर कमी है वहीं पर तो जोड़ोगे इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिए? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पे -2 का चार्ज है। -2 का चार्ज यहाँ भी हो गया, तो चार्ज बैलेंस हो गया। चलिए, तो ये दोनों रिएक्शंस हो गई। अब हमें इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है और ओवरऑल रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है? ओवरऑल रिएक्शन लिखना है। क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को बेटा डायरेक्ट ऐड करके लिख सकती हूं? डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर सकते हैं। जब हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, प्लस करना है, ओवरऑल लिखना है, तो राइट और लेफ्ट का इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे से कैंसल होना चाहिए। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। 5 और 2 का एलसीएम कितना आता है? 10 आता है। यानी ऊपर वाली इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। नीचे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। और अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। मैं और भी केसेस कराऊंगी, धीरे धीरे और क्लैरिटी होती जाएगी। ऐड करो, लिखो भाई 2MnO4 माइनस 2 5 10 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना बेटा, लेफ्ट में 2 5 10 इलेक्ट्रॉन, राइट में 10 इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसको वहां लेके जाओगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। 2 8 16H प्लस और 5 2 10I माइनस। लेफ्ट में यही सारा आएगा, लेफ्ट में ये सारा आ गया। राइट में क्या क्या आएगा? 2Mn2 प्लस 2 4 8H2O प्लस 5I2, यही आएगा। 2 5 5 2 10 इलेक्ट्रॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। सो दिस इज योर ओवरऑल इक्वेशन, जिसमें KMnO4 खुद तो रिड्यूस हो रहा है, आयोडाइड आयन को किस में ऑक्सीडाइज कर दिया? आयोडीन में, और ये इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। एक बार एटम सारे चेक करते हैं। 2 मैग्नीज 2 मैग्नीज, 2 4 8 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, 16 हाइड्रोजन 8 2 16 हाइड्रोजन, 10 आयोडीन 5 2 10 आयोडीन। चार्ज भी ध्यान दो, -2 प्लस 16 -10 कितना हो गया? -12 प्लस 4 2 2 +4, इस पे कोई चार्ज नहीं, 0, इस पे कोई चार्ज नहीं, 0। तो लेफ्ट में भी +4, राइट में भी +4, चार्ज भी बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट वाली ट्राई करते हैं। अब 2-3 इक्वेशन कर लेते हैं तो अपने आप समझ आने लगता है कि क्या हो रहा है। तो एसिडिक मीडियम में अगेन KMnO4 क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है फेरस को फेरिक में। फेरस को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है बेटा? फेरिक में। 2+ और 3+ में 1 इलेक्ट्रॉन का फर्क है, पॉजिटिव चार्ज यहां ज्यादा है, तो यहां पर क्या जोड़ दोगे? 1 इलेक्ट्रॉन। 2+ से 3+ यानी ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये वाली कैसी इक्वेशन हो गई आपकी? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आयरन को तो फेरस से फेरिक में ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद के साथ क्या हो रहा था? खुद पर मैग्नेट एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस से बेटा किस में रिड्यूस हो रहा था? मैग्नीज 2+ में हो रहा था। एक मैग्नीज बैलेंस है। इस मैग्नीज पे +7 का चार्ज है, वहां +2 का चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क था? 5 इलेक्ट्रॉन का फर्क आएगा। +7 से +2 5 का फर्क है, या +7 -5 विल गिव यू +2। 4 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 4H2O, क्योंकि यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर क्या जोड़ दोगे? 8
H प्लस, ठीक है। दोनों की इक्वेशन हमने लिख ली। ये वाली इक्वेशन कौन सी हो गई हमारी? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करना है तो ऐसे ही ऐड नहीं कर दोगे। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और राइट का कैंसिल होना चाहिए। 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा यार? कितना आ जाएगा? 5 ही आएगा। तो इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? इक्वेशन को 5 से, और दोनों इक्वेशन को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। चलिए ऐड करें एंड ट्राई करें ओवरऑल लिखने का। MnO4 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन, 5 1 जा 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। 8H प्लस 5 Fe2 प्लस आयन। यहां हुआ Mn2 प्लस एज इट इज रहेगा, 4H2O भी एज इट इज रहेगा, 5 Fe3 प्लस हो जाएगा। एटम्स देखो, 1 मैग्नीज 1 मैग्नीज, 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 5 आयरन 5 आयरन। चार्ज देखो जरा, -1, 8H प्लस यानी +8 हो गया, 2 प्लस 5 बार आ रहा है तो +10 हो गया, 10 और 8 18 और 1 -17। 2 प्लस 3 प्लस इंटू 5, क्योंकि 5 Fe3 प्लस है, 1 पे 3 प्लस है तो 5 पे 15 होगा, +15, यानी इधर भी कितना चार्ज हो गया बेटा? +17। दोनों जगह चार्ज आपका बैलेंस है। तो जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं, चार्ज बैलेंस होना चाहिए, एटम्स बैलेंस होने चाहिए। नेक्स्ट है ऑक्सलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। अलग अलग केसेस कर रहे हैं कि KMnO4 कहां पर क्या ऑक्सीडाइज कर रहा है। सो इसकी इक्वेशन तो अब आपको याद हो ही जानी चाहिए। MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में खुद किस में रिड्यूस हो रहा था बेटा? 2+ में। 77 लग रहा है, +7 नहीं लग रहा। +7 से +2 यानी 5 इलेक्ट्रॉन। 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4H2O और 4 2 जा 8H प्लस। तो ये तो क्या हो गई इसकी? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस। वैसे वाली थोड़ी मुश्किल है, नीचे वाली दूंगी तुमको ट्राई करने को। ऑक्सलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सलेट आयन होता है C2O4 2-। ऑक्सलेट को किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो KMnO4 का अगर हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सलेट के साथ तो ऑक्सलेट आयन किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। नीचे वाली इक्वेशन बैलेंस करनी है, ध्यान देना। 2 कार्बन 1 कार्बन बैलेंस करने के लिए क्या लगा दिया? 2। 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस करना है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कार्बन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी मैं बेटा। 2x - 8 इज इक्वल टू -2। जिस कार्बन पे निकालना है x, 2 कार्बन पे 2x, 1 ऑक्सीजन पे -2, 4 ऑक्सीजन पे -8 इज इक्वल टू -2 ओवरऑल चार्ज। तो 2x हो गया 6, x हो गया +3। ठीक है, यहां पर कार्बन का निकालोगे x - 4 इज इक्वल टू 0, x कितना आ गया? +4। इतनी कहानी समझ आ गई। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया हमने। अब और ध्यान देना है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? कार्बन का +3, यहां पर कितना आ रहा है? +4। बेटा एक कार्बन का +3 आ रहा है तो 2 कार्बन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? +6 होगा। ऑक्सलेट आयन में 1 कार्बन का +3 है, 2 कार्बन का +6 होगा। CO2 में 1 कार्बन का +4 है बेटा, 2 कार्बन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? +8 होगा। हमें टोटल देखना होता है, टोटल चेंज कितना है।
+6 से +8, हाँ जी भाई, कितने का फर्क आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है। यानी यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तभी +8 - 2 +6, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? क्लियर? दोबारा समझा रही हूँ, मुझे ऐसा तुम्हारे मन से आवाज आ रही है कि नहीं समझ आ पाया, तो मैं ये दोबारा समझा रही हूं। हमने क्या कहा? परमैग्नेट आयन जब ऑक्सलेट आयन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सलेट आयन को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। मैं इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट साइड में निकाल देती हूं। ये क्या है आपका? ऑक्सलेट आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 2x - 8 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +3, जो एक कार्बन का आ रहा है ऑक्सलेट में, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्बन पे +3 होता है और CO2 के अंदर एक कार्बन पे +4 होता है, बट यहाँ बैलेंस करना जरूरी है क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है, तो बैलेंस करने के लिए 2 कार्बन, 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब होता क्या है, एक कार्बन पे +3 है तो 2 कार्बन पे कितना चार्ज होगा बेटा? +6 होगा। ऐसे ही CO2 के अंदर एक कार्बन पे +4 है तो 2 कार्बन पे कितना होगा? +8। तो यहाँ पे टोटल चार्ज होता है +6, यहाँ पर कार्बन पे टोटल चार्ज होता है +8। +6 से +8 कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क आएगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स का फर्क आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गलतियां कर देते हैं, भूल जाते हैं छोटी छोटी चीजें। चलिए, अब अगर हमें दोनों इक्वेशन को ऐड करना है तो इतनी आसानी से ये ऐड नहीं होंगी। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और राइट का कटना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। यानी ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 2 5 10 होगा, और नीचे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। और अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो 2 × MnO4- तो 2 MnO4-, 2 5 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में, 5 2 10 इलेक्ट्रॉन राइट में। बेटा कितना आपको आता है? ये उधर जाएगा, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। 2 8 16 H+, लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिखना है, लेफ्ट में ये है, ये है, ये है और ये है, ये तो कैंसिल हो रहा है। 5 ऑक्सलेट आयन हो गए लेफ्ट में। राइट में क्या क्या आ रहा है? 2 मैग्नीज 2+, 2 4 8 पानी, 8 पानी, 5 2 10 CO2 और 5 2 10 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो चुका है। बाकी देख लो भाई, 2 मैग्नीज 2 मैग्नीज, 2 4 8 ऑक्सीजन और 5 4 20, तो 28 हो गया। 8 और 10 और 2 20, 10 2 20 और 8 28 ऑक्सीजन। 16 हाइड्रोजन 16 हाइड्रोजन, 5 2 10 कार्बन 10 कार्बन, बैलेंस है। चार्ज देखो, -2 +16, 5 2 -10, 16 में से 2 गए, 6 में से 2 गया 4, +4, 2 2 +4, सब बैलेंस हो चुका है। चलिए नेक्स्ट वाली खुद ट्राई करें एक बार। मैं बता देती हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड में बेटा हम सिर्फ सल्फाइड आयन ले रहे हैं, सल्फाइड आयन होता है H2-, वो किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है? सल्फर में, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन तो इतनी देर में तुमको याद ही हो जानी चाहिए थी। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा था? MnO4- +5 इलेक्ट्रॉन +8 H+, हमें एसिडिक मीडियम में क्या देता है? Mn2+ +4 H2O, ठीक है।
और हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड आयन होता है H2 माइनस, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S। उसमें सल्फाइड आयन को किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है बेटा, सल्फर में। 2 माइनस से 0 यानी 2 इलेक्ट्रॉन का फर्क है। यहाँ पर चार्ज की कमी है, यहाँ नेगेटिव -2 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब तो बैलेंस है, एक सल्फर बैलेंस है। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो दोनों को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ओवरऑल लिख सके। फटाफट से इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखे, जो भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करना है वो सब करो और उसके बाद ओवरऑल लिख दो। कर लिया सबने? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, दोनों को ऐड कर देंगे, ओवरऑल रिएक्शन कर देंगे। किसी जमाने में तुमने रिडॉक्स की बैलेंसिंग करी थी, दिस मेथड इज कॉल्ड एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो यहाँ पर आ जाएगा 2MnO4 माइनस, 2 पंजे 10, 10 इलेक्ट्रॉन, 5 2 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट और राइट है। 2 8 16H प्लस, 5 सल्फाइड आयंस, 2Mn2 प्लस, 2 4 8H2O और 5 सल्फर, 2 मैग्नीज 2 4 8 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, 8 2 16 16 हाइड्रोजन, 5 सल्फर 5 सल्फर। चार्ज देखे -2 प्लस 16 प्लस 14 -10, 4, 2 2 4, 4। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फाइड आयन को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद एसिडिक मीडियम में मैग्नीज +7 से किस में रिड्यूस हो रहा था बेटा, +2 में। ये इक्वेशन तो एसिडिक मीडियम के लिए हर बार सेम रहेगा। चलिए लास्ट केस और कर रहे हैं, फिर समराइज कर देंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड कह रही हूँ, KMnO4 क्या करता है, सल्फाइड आयन को भी किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, सल्फेट में, और खुद रिड्यूस हो जाता है। तो एसिडिक मीडियम की बार बार हम लिख ही चुके हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या आ रही थी एसिडिक मीडियम में बेटा, MnO4 माइनस किस में रिड्यूस हो रहा है, Mn2 प्लस में, +7 से +2, 5 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन के लिए 4H2O, 4 2 8H प्लस। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या आएगी, सल्फाइड आयन होता है SO3 2 माइनस को ऑक्सीडाइज कर देता है SO4 2 माइनस में। अब ध्यान से देखना, ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो बैलेंसिंग में बच्चों को थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, एक सल्फाइड वाले में और एक ऑक्सलेट वाले में, क्योंकि इनमें थोड़ा दिमाग लग रहा होता है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। देखिए सल्फर का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखा रही हूँ, x - 6 इज इक्वल टू -2, x आ गया बेटा +4। सल्फेट में x - 8 इज इक्वल टू -2, x आ गया +6। यानी यहां पर सल्फर +4 है, यहां पर सल्फर कितना है बेटा, +6 है। ठीक है, सल्फर सल्फर एक है इसलिए मैंने बैलेंस नहीं करा। यहाँ सल्फर पे +4 का चार्ज है, यहाँ सल्फर पे +6 ज्यादा है, 4 और 6 में 2 का फर्क है, यानी यहाँ पर क्या जोड़ दोगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे। चार्ज तो अपने हमने बैलेंस कर दिया। अब देखो इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। कहां पर ऑक्सीजन की कमी है बेटा, लेफ्ट में। कितनी ऑक्सीजन की कमी है, एक ही ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की यहाँ कमी है, तो यहाँ पर एक क्या जोड़ दोगे, H2O। तो अब यहाँ पे 3 और 1 4 और 4 ऑक्सीजन हो गया।
इसके अलावा यहाँ 2 हाइड्रोजन है या एक भी हाइड्रोजन है, बुरा मान जाएगा। एसिडिक मीडियम ही है तो H+ जोड़ देती हूँ, तो यहाँ पर 2H+ हो गया। चलिए अब दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करना है, ओवरऑल लिखना है। क्या कह रहे हो मैम? मन में कुछ आवाज आई कि ये नीचे वाली इक्वेशन समझ नहीं आई, एक बार और समझा दो। ये लो, बिकॉज आई नो ये चीजें अटकती हैं, तो ये एक बार और वंस मोर वी विल डिस्कस दिस इक्वेशन। हमने क्या कहा, सल्फाइड आयन को किस में ऑक्सीडाइज करता है? सल्फेट आयन में। सल्फाइट में सल्फर पे कितना चार्ज होता है बेटा? +4। x - 6 इज इक्वल टू -2, x आता है +4, x - 8 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +6। +4 से +6 2 का फर्क है। +4 +6 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज्यादा है, जितना ज्यादा है बेटा उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। +4 से +6 2 चार्ज ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या ऐड कर दिया था हमने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे क्योंकि सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस था। यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की लेफ्ट में कमी हो रही है, तो यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया? एक H2O। अब हाइड्रोजन की जहां पर कमी हो, और जितनी कमी हो, क्योंकि हम एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, तो उतना H+ जोड़ दो। यहाँ 2 हाइड्रोजन या एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ क्या जोड़ देंगे? 2H+। अब ऐड करके हमें ओवरऑल इक्वेशन लिखना है। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे बेटा, कैंसल होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और फिर ऐड करेंगे। चलो ध्यान दो जरा, और ध्यान देना है तुमको। ओवरऑल रिएक्शन 2MnO4-, ठीक है, 2 5 10, 10 इलेक्ट्रॉन, 5 2 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और राइट के कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान देना बेटा, 2 8 16H+ लेफ्ट में है, 5 2 10H+ राइट में है ना, दोनों जगह है। जब मैंने ऊपर 2 मल्टीप्लाई करा लेफ्ट में, तो 2 8 16H+ लेफ्ट में आ रहे हैं, 5 2 10H+ राइट में आ रहा है। ये 10H+ जब इधर जाएंगे, 16 10H+ को जब मैं उठा के यहाँ लेकर आऊंगी, तो जल्दी बोलो कितने आ जाएंगे? कितने आएंगे? 16H+ लेफ्ट, 10H+ राइट। इनको उठा के यहाँ लाओगे तो क्या कह रहे हो मैम? 6H+ आएगा। जी बिल्कुल 6H+ आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल करके लिख रही हूं मैं। लेफ्ट में 5SO3 2- आएगा। चलो पानी पे भी ध्यान दो जरा, राइट में आ रहा है बेटा 2 4 8H2O। जब मल्टीप्लाई करोगे 5H2O लेफ्ट में आ रहा है, यानी उधर जाएगा पानी, 3H2O राइट में बचेगा, तो ठीक है। लेफ्ट में यही चीजें आ रही है, MnO4- 2 मोल्स, 5 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 10 इलेक्ट्रॉन, 5 2 10 इलेक्ट्रॉन कैंसर, 2 8 16H+ और 5 2 10H+, यानी ओवरऑल 6H+ लेफ्ट हैंड साइड आएंगे। 5 सल्फेट आयन आएगा, H2O तो राइट में बचेगा। राइट की टर्म्स लिखते हैं, 2Mn2+, 2 4 8H2 और 5H2O। इधर जाओगे तो कितना बच जाएगा यार? 3H2O बचेगा, 5 सल्फेट आयन, 10 इलेक्ट्रॉन चला गया, 10H+ भी चला गया। ये आपकी ओवरऑल आ जाएगी। आप चाहो तो पहले दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर लो और फिर ऐड कर लो तो भी चलेगा, पर वो एक स्टेप बढ़ा देगा आपका। पर अगर आपको लगता है कि आपको उससे आसानी होगी तो आप वो मेथड कर सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं मोल के हिसाब से भी, तो 2 मोल पर मैग्नेट यूज हुआ टू ऑक्सीडाइज। 2 मोल पर मैग्नेट ने 5 मोल सल्फाइड आयन को किस में ऑक्सीडाइज करा है? सल्फेट में। तो अगर वो आपसे पूछे कि पर मैग्नेट के 1 मोल से कितना यूज होगा, तो इसके 1 मोल से इसका कितना यूज होगा बेटा? 5/2
2 मोल्स। इतनी बात क्लियर है? 2 मोल से 5 मोल ऑक्सीडाइज हो रहा है, 1 मोल से 2.5 मोल ही तो होगा, आधा होगा। तो सवाल इस तरह से भी आ सकता है। प्रैक्टिस शीट के अंदर आज नहीं मिलेगी, प्रैक्टिस शीट आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी। KMnO4 और डाइक्रोमेट मिलाकर सवाल है, तो उनमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि मोल के हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी इक्वेशंस क्लियर हो गई होंगी। एक बार इनको खुद सॉल्व करके देखना, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार खुद सिर्फ हेडिंग्स लिख लेना, इक्वेशन खुद बनाना जब मैंने समझा दिया, उसके बाद पॉज करो, एक बार 5 इक्वेशंस खुद सॉल्व करके देखो। ठीक है, चलिए। तो एसिडिक मीडियम में आप समराइज कर लेते हैं। एसिडिक मीडियम में पर मैग्नेट +7 से बेटा खुद किस में रिड्यूस हो रहा था? +2 में, और KMnO4 क्या करता जा रहा था? KMnO4 अलग अलग चीजों को बेटा ऑक्सीडाइज करता जा रहा था। KMnO4 ने क्या करा था? सबसे पहला हमने कौन सा केस करा था? आयोडाइड आयन को इसने किस में ऑक्सीडाइज कर दिया था? आयोडीन के अंदर। इसके अलावा फेरस आयन को किस में ऑक्सीडाइज कर दिया था बेटा? फेरिक के अंदर, है ना। KMnO4 ऑक्सीडाइजेस खुद तो +7 से +2 में रिड्यूस हो जाता है, खुद +7 से +2 में रिड्यूस हो जाता है, यानी जिसका रिडक्शन होता है वो कैसा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आयोडाइड आयन को आयोडीन में, फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर रहा था। ऑक्सलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर रहा था। हाइड्रोजन सल्फाइड में जो सल्फाइड आयन था उसको किस में ऑक्सीडाइज कर रहा था बेटा? सल्फर में कर रहा था। सल्फाइट आयन को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है? सल्फेट आयन में कर देता है। इसके अलावा KMnO4 में अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? KMnO4 का जो पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है उसको डीकलराइज कर देता है। कैसे डीकलराइज कर देता है? SO2 खुद तो सल्फेट आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी +4 से किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा? +6 में। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब हम KMnO4 से पास कराते हैं तो सोल्यूशन कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है, क्योंकि KMnO4 खुद तो रिड्यूस हो जाता है Mn2+ में, और सल्फर डाइऑक्साइड किस में ऑक्सीडाइज हो जाती है? सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसके अलावा KMnO4 का रिएक्शन अगर हम इथाइल अल्कोहल के साथ कराते हैं, इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH, तो हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। सो इट ऑक्सीडाइजेस टू एसिटोएल्डिहाइड। मैं साइड में लिखकर दिखा देती हूं, यानी C2H5OH इथेनॉल किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? CH3CHO में। इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड में, एसिटोएल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये वाली रिएक्शन है। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल तो बैलेंसिंग से आता है, इक्वेशन से आ जाता है। एक सवाल आता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट बताओ ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या इक्विवेलेंट वेट होता है? ठीक है, ये इक्वेशन तो समझ ही आ गई होगी। सो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट m ले रही हूं, KMnO4 का भी कैलकुलेट नहीं करें, n फैक्टर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज था? 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा था, यानी n फैक्टर कितना हो जाता है? यहाँ पर 5 हो जाता है। +7 से +2 5 इलेक्ट्रॉन का फर्क होता है, n फैक्टर 5 होता है एसिडिक मीडियम में।
KMnO4 का मास निकालेंगे, पोटाशियम होता है 39, मैग्नीज होता है 55, 39, 55, ऑक्सीजन का होता है 16, 4 जा 64, 5 4 9 9 9 18, एक कैरी 6 5 11 12 13 14 15, 158 बाय 5 यानी आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30, 31.6 आ जाएगा। तो सवाल यहां से आ जाता है कि KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में क्या होता है। एसिडिक मीडियम में ये किस में चेंज होता है, +7 से +4 चेंज होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आता है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, m/5 होता है, या 31.6 वाली वैल्यू भी पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा जितनी भी बैलेंसिंग है उनसे मोल के ऊपर सवाल आ सकता है, तो वो आपको DPP मतलब प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन दे रखा है। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं न्यूट्रल मीडियम में। तो बैलेंसिंग में सारी नहीं करा रही हूँ, एसिडिक के लिए करा दिया, बाकी सबके लिए भी सेम सी ही कहानी होती है, हाफ रिएक्शन दे रखा है। सो न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, मैग्नेट पर मैग्नेट आयन में मैग्नीज +7 से बेटा +4 मैग्नीज डाइऑक्साइड बनता है न्यूट्रल मीडियम के अंदर। +7 से +4 यानी 3 इलेक्ट्रॉन का फर्क होगा, बाकी सारी बैलेंसिंग है। मुझे इक्विवेलेंट वेट बता दो भाई, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट m डिवाइडेड बाय n फैक्टर, बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स का फर्क है, यानी 158 बाय 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 6 जा 8, ये चलता जाएगा 52.6666 चलता जाएगा। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 52.67। तो न्यूट्रल मीडियम में ये +7 से किस में रिड्यूस होता है, +4 में रिड्यूस होता है। खुद का रिडक्शन हो रहा है, यानी कैसा एजेंट एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखना है न्यूट्रल में पर मैग्नेट आयन कन्वर्ट होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, +7 से +4 यानी 3 इलेक्ट्रॉन का फर्क आता है। और KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडाइज करता है बेटा I- को I2 में, MnSO4 मैग्नीज सल्फेट को, ठीक है, मैग्नीज सल्फेट में मैग्नीज +2 से ऑक्सीडाइज कर देता है MnO2 +4 में, ठीक है। इसके अलावा Na2H2O3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताएं कितना आएगा। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो भी बुलाते हैं इसको। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां साइड में निकाल लेते हैं। H2O3 2- होता है बेटा थायोसल्फेट आयन, तो यहां पर सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, सोडियम पे 2 + 2x - 6 = 0, यानी 2x हो गया 4, x आ गया +2, यानी एक सल्फर पे कितना आ जाएगा आपका +2 आ जाएगा। से इसको किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, ये Na2SO4, यानी सोडियम थायोसल्फेट ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू सोडियम सल्फेट। सल्फर +2 से किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ पे आप सल्फर का निकालोगे +6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे I- की जगह सल्फाइड कर लेना कि सल्फाइड 2- को सल्फर में बदल देता है, ठीक है, 2- से 0। तो अल्कलाइन मीडियम में आते हैं अभी, पर न्यूट्रल मीडियम में हमें बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं करना,
मेन हमारे लिए जो सबसे ज्यादा सवाल आता है वो एसिडिक से ही आता है। न्यूट्रल के अंदर बस इतना याद रखना कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, इक्विवेलेंट वेट क्या है, और ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम सल्फेट में बदलता है। सल्फर +2 से किस में ऑक्सीडाइज हो जाती है आपकी +6 में। 2 + x - 8 = 0, x +6 आएगा। लास्ट कर रहे हैं एल्कलाइन मीडियम में, जब आपका स्ट्रांगली बेसिक मीडियम होता है, स्ट्रांगली बेसिक, तो KMnO4 में बेटा मैग्नीज +7 से K2MnO4 +6 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट से आपको क्या मिलता है, पोटेशियम मैग्नेट मिलता है। इक्विवेलेंट वेट फटाफट से बता दो, क्या कह रहे हो, हमने कैलकुलेट कर लिया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम, यानी जब आपके पास हाईली बेसिक मीडियम है, m/1 ही होगा बेटा, n फैक्टर 1 ही होगा। +7 से +6 एक ही इलेक्ट्रॉन का फर्क है, यानी 158/1 158 ही होगा, यानी यहां पर इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर KMnO4 क्या करता है, खुद तो रिड्यूस होता है +7 से +6, बट ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइजेस Ki में जो आयोडाइड आयन है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है बेटा KiO3 में, यानी ये हो गया आपका पोटेशियम आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है पोटेशियम आयोडेट में। यहां पे आयोडीन -1 1 + x - 6, -1 से आयोडीन किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, +5 में। अब इन दो जगहों से सवाल आते हैं, क्या सवाल है, प्रीवियस ईयर में सवाल आया हुआ है कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में आयोडाइड को किस में बदलता है, तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में आयोडाइड को किस में बदलता था बेटा, आयोडीन गैस में। बट अल्कलाइन मीडियम में, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में KMnO4 आयोडाइड आयन को किस में बदलता है, आयोडेट आयन में। अल्कलाइन मीडियम में आयोडाइड आयन किस में बदलता है, आयोडेट आयन में बदलता है। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है। इसके अलावा KMnO4 इथीन को CH2 डबल बॉन्ड CH2 को ये एक टेस्ट भी होता है। जो अल्कलाइन KMnO4 को जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे इथीन में डालते हैं, उसको बेयर्स टेस्ट बोलते हैं, तो डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाता है सिंगल में और दोनों कार्बन पर ऐड हो जाता है आपका OH। ठीक है, तो बन जाएगा इथेन 1,2 डायोल। तो इथीन को ऑक्सीडाइज कर देता है इथेन 1,2 डायोल, क्योंकि दोनों जगह पे हाइड्रोक्सिल OH अल्कोहल ग्रुप आ रहा है। तो आयोडाइड को आयोडेट में, इथीन को इथेन 1,2 डायोल में ऑक्सीडाइज कर देता है। इसी के साथ लास्ट है, यूजेस कर लेते हैं फटाफट से। तो KMnO4 बड़ी सारी जगह यूज होता है, डेली लाइफ में भी यूज होता है, मेडिसिन में काफी यूज होता है। पहला, ये ब्लीचिंग की तरह यूज होता है क्योंकि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ब्लीच का मतलब होता है डीकलराइज करना। जैसे आपने देखा होगा, हम लड़कियां वो रिलेट कर सकती हैं, फेस पे ब्लीच कराते हैं, तो फेस पे ब्लीच करा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो फेस के हेयर हैं उनको हम डीकलराइज करते हैं, गोल्डन में कन्वर्ट करते हैं। जो लोग बाल कलर कराते हैं तो सीधा जो ये पीले, नीले, पिंक कलर होते हैं वो बालों में डायरेक्ट नहीं चढ़ता, पहले बालों को ब्लीच करना पड़ता है, डीकलराइज करना पड़ता है, फिर ये जो अतरंगी कलर होते हैं फिर आते हैं। सो KMnO4 यूज होता है वूल को ब्लीच करने में, डीकलराइज करने में, सिल्क को, कॉटन को और अदर टेक्सटाइल्स, फैब्रिक्स को डीकलराइज करने के लिए, ब्लीच करने के लिए यूज होता है। डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स में भी यूज होता है, ऑयल्स को डीकलराइज करने के लिए। एनालिटिक केमिस्ट्री में टाइट्रेशन की तरह यूज होता है, टाइट्रेशन में यूज होता है फेरस आयन की एस्टिमेशन के लिए कि कितना सोल्यूशन में फेरस आयन है, ऑक्सलेट आयन कितना है, उसके लिए यूज होता है। और याद रखिएगा KMnO4 से जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो हम इंडिकेटर नहीं डालते बेटा, ये सेल्फ इंडिकेटर होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज होता है, जैसे कि आपने अभी अभी देखा होगा, मैंने इथेनॉल इथाइल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड बना लिया,
इथीन से इथेन 1,2 डायोल बना लिया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए यूज होता है क्योंकि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है वाटर के अंदर, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। ड्राई सेल्स में भी यूज होता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो हमारे पास 2 आयन है, उनको उन्हीं कलर से लिखेंगे। पहला आयन है हमारे पास बेटा MnO4 2-, जिसको हमने क्या बुलाया है, मैग्नेट आयन। ये ग्रीन कलर का होता है इसीलिए मैंने ग्रीन कलर से लिखा है। यहाँ मैग्नीज +6 होता है, यानी 3D1 होता है। तो यहाँ पर जो कलर आता है वो क्यों आता है, बिकॉज ऑफ D ट्रांजिशन, क्योंकि D में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सेकेंड हमारे पास है MnO4-, विच इज योर पर मैंगनेट, सही लिखी है ना स्पेलिंग, हाँ, पर मैंगनेट आयन, जो कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। और यहाँ पर जो मैग्नीज होता है वो +7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D0। तो यहाँ पर कलर किसकी वजह से होता है बेटा, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। स्ट्रक्चर मैं अलग से समझा रही हूं। तो अगर आप MnO4 2- के स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे तो मैग्नीज 2 ऑक्सीजन है बेटा, 2- का चार्ज है, मतलब 2 ऑक्सीजन पर 1-1- का चार्ज होगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन पे 2- का बना दूंगी तो वो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 2 ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड O, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर। इसके अलावा जरूरी नहीं है ये डबल बॉन्ड O यही हो सकता है बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे रेजोनेंस होता है, O- यहाँ हो, डबल बॉन्ड O यहाँ हो सकता है डबल बॉन्ड O वाली ऑक्सीजन यहाँ पर हो, O- वाली यहाँ पर हो। तो स्ट्रक्चर में आपका रेजोनेंस हो रहा होता है, जिसकी वजह से मैग्नीज और ऑक्सीजन के सारे बॉन्ड्स बराबर हो रहे होते हैं, क्योंकि डीलोकलाइजेशन होता रहता है। O- यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। सिमिलरली मैं सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रही हूं तो ये मैं हटा ही दूंगी। MnO4- में देखें जरा, एक मैग्नीज पे O- होगा, डबल बॉन्ड O। अब O- वाली ऑक्सीजन बेटा यहाँ भी हो सकती है, O- वाली यहाँ भी हो सकती है। O- जरूरी तो नहीं है ना यही बॉन्ड बना रहा हो, यहाँ भी हो सकता है और O- यहाँ भी हो सकता है। तो रेजोनेंस होता है। टेट्राहेड्रल ये भी है, टेट्राहेड्रल ये भी है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इनकी सबकी बराबर होती है, यहाँ पे सबकी बराबर होती है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। इसके अलावा यहाँ पर जो सवाल आता है वो स्ट्रक्चर में आता है फ्रॉम दी बॉन्डिंग। मैग्नीज और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो जो डबल बॉन्ड बन रहा होगा वो कैसे बन रहा होगा, मैग्नीज का d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बना रहे होंगे, d p। पाई बॉन्ड बनता है जब साइडवेज ओवरलैप होता है। तो मैग्नीज का d ऑर्बिटल और यहाँ पे p ऑर्बिटल जो होगा वो कैसे ओवरलैप कर रहे होंगे, साइडवेज ओवरलैप कर रहे होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन में बेटा d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो अगर पाई बॉन्ड बन रहा है, साइडवेज ओवरलैप से बन रहा है, तो मैग्नीज का पाई बॉन्ड बनाने के लिए d ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये सब कहानी सिर्फ समझाने के लिए थी, तो इस वाले पे ज्यादा ध्यान हमें देना नहीं है, सवाल बता दिए हैं। तो स्ट्रक्चर आई होप क्लियर हो गया होगा। टेट्राहेड्रल है, रेजोनेंस हो रहा होता है, सारे बॉन्ड्स बराबर होते हैं। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से क्या क्या आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स। दोनों के अंदर पाई बॉन्डिंग हो रही थी बेटा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, यानी सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बन रहा होगा, क्योंकि पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा पाई। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो बन रहा है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है, पाई बन रहा है। तो वो बोल रहा है दी पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज। दूसरा बोल रहा है कि कोई पाई बॉन्डिंग ही नहीं है, ये तो गलत है। दी पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विद p ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज। नहीं भाई,
मैग्नीज के p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह भरे होंगे तो ओवरलैप नहीं कर रहा होगा। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ d ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये तो कतई गलत है बेटा, ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो करेक्ट होगा ए ऑप्शन, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और मैग्नीज का d ऑर्बिटल जब साइडवेज ओवरलैप करते हैं उससे कौन सा बॉन्ड रिजल्ट करता है, आपका पाई बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, नेम द गैस दैट कैन रेडिली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन, P2O5, CO2, SO2 या NO2। मैंने आपको अभी अभी बताया था SO2 क्या करती है, KMnO4 +7 से एसिडिफाइड में किस में चेंज हो जाता है बेटा, +2। पर्पल कलर से किस में चेंज हो जाता है, कलरलेस। और सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर +4 से खुद किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो KMnO4 का पर्पल कलर डीकलराइज कौन सी गैस कर सकती है, SO2। इसी के साथ आज की क्लास खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।